न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर। तो चलिए शुरुआत करेंगे जहां पर नए साल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज और तमाम जो पब्लिक प्लेसेस है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी दी गई। इसके बाद बात करेंगे मौसम के हवाले से, जहां पर आपको बता दें कि घना कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी शून्य के पास पहुंच चुकी है, जिसके चलते कई देशों में अगर बात की जाए और साथ ही साथ देश के कई राज्यों में हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि सुबह और शाम के वक्त कोई बाहर ना निकले। इस हवाले से भी आपको जानकारी देंगे कि मौसम क्या कुछ कहर डाला है। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर दिल्ली में प्रदूषण लगातार बरकरार है और वहां पर विजिबिलिटी जहां पर ऑलरेडी कम है और इसी के चलते प्रदूषण की भी एक घनी चादर देखने को मिल रही है, खास तौर पर दिल्ली में जहां पर लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। इसके बाद बात करेंगे अरावली की। अरावली हिल्स लगातार विवादों में है और इस बीच आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होने वाली है और इसको लेकर क्या कुछ फैसला निकलेगा, क्या कुछ निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा, ये भी तमाम जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल, इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर बात करेंगे जहां पर कि आज नेतन्याहू की ट्रंप से मुलाकात होगी और इस मुलाकात के क्या कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। ईरान और इजराइल का जो यहाँ पर स्टेट ऑफ टेंशन फिलहाल देखने को मिल रहा है, इस हवाले से भी आपको लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है नए साल को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि नए साल के चलते जो है तमाम अलग अलग राज्यों में यूटी में जो है वो हाई अलर्ट कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी गई है और इस बीच ये अभियान जो है पुलिस वालों की तरफ से चलाया जा रहा है, जहां पर सघन चेकिंग जो है वो की जा रही है। चाहे दिल्ली एनसीआर हो, पंजाब हो, सार्वजनिक स्थल जितने भी पब्लिक एरियाज है वहां पर अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स के साथ साथ तमाम सीआरपीएफ और सुरक्षा बल जो है वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि नए नव वर्ष के अवसर पर किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, चाहे वो आम आवाम को हो या खुद एडमिनिस्ट्रेशन को हो। इन तमाम चीजों के चलते रात के वक्त और साथ ही साथ सुबह सवेरे से ही चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी की निगरानी की जा रही है और खास तौर पर जो पब्लिक एरियाज है उनमें ये सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक चाहे सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे गली मोहल्ले हैं या फिर जितनी भी जगहें हम देख रहे हैं वहां पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर कि न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर ईव पर तमाम फंक्शंस का आयोजन होगा, प्रोग्राम्स होंगे, चाहे तमाम वो होटल रेस्टोरेंट्स हों या फिर पब्लिक प्लेसेस हों। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, खास तौर पर नए साल को लेकर, क्योंकि लोग जो है वो पर्यटन जो है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं और इसी के चलते वहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना हो, इसी के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सभी सुरक्षा एजेंसियां एकजुट होकर काम कर रही हैं क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो घरों के बाहर निकलकर नव वर्ष को सेलिब्रेट करने के लिए निकलते हैं। चाहे कश्मीर की हम देखें घनी वादियाँ हैं, उसी के साथ साथ ऊंचे पहाड़, उसी से लेकर पंजाब, जम्मू के जो प्लेन्स है वहाँ पर भी इसी तरीके के हालात फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मंदिरों से लेकर तमाम जगहों तक नए साल की भीड़ को देखते हुए बांके बिहारी मंदिर प्रशासन की एक अपील है कि वहां पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, एक एक कर मंदिर के दर्शन करें। 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध किया गया है। 5 जनवरी के बाद आप लोग भी वृंदावन का रुख कर सकते हैं क्योंकि वहां पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और ये लोग अच्छे से दर्शन कर पाए। मंदिर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था ऑलरेडी जैसे हमने बताया कि कर दी गई है, लेकिन इसके चलते और लोग वहां पर ना पहुंचे, इसीलिए अपील की गई है कि वहां पर और ज्यादा भगदड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके चलते पहले से ही एडवाइजरीज और अपील्स जारी की गई। बिल्कुल, ये नए साल से पहले देश भर में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दिया गया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर, पंजाब और कई अलग अलग राज्यों में ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, एयरपोर्ट हो, मॉल हो या फिर कोई भी पब्लिक एरिया हो जहां पर काफी भीड़ रहती है। उन तमाम जगहों पर, सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दिन के वक्त, रात के वक्त सुरक्षा बल जो है वो मौजूद है। वाहनों की सख्ती से जांच की जा रही है और संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर जो है इन सुरक्षा बलों ने रखी है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सतर्क रहने के निर्देश दे दिए गए हैं और नए साल के जश्न में कोई बाधा ना आए या इस दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको रोका जा सके, इसलिए ये तमाम कदम जो है वो उठाए गए हैं। और इस बीच फिलहाल मौसम के हवाले से भी अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा असर जो है वो मौसम दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि नए साल का जश्न है, नववर्ष का जश्न है और इस बीच 31 दिसंबर की देर रात काफी पार्टीज और काफी सारे इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसके कारण काफी भीड़ जो है वो इकट्ठा होती है और देर रात इस तरीके के कार्यक्रम चलते हैं, जिसके चलते पहले ही तमाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऑर्डर्स पास कर दिए गए, एडवाइजरी जारी कर दी गई और साथ ही साथ पूरे देश को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भी जो विभिन्न इलाके हैं वहां पर गाड़ियों की जांच चल रही है और प्रमुख सड़कों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती जो है वो की गई है। तो बिल्कुल, खास तौर पर अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पर सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। इस हवाले से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ताबिश कबाल ज्वाइन कर चुके हैं दिल्ली से। ताबिश, आपसे जानना चाहूँगी दिल्ली में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है, जहाँ पर तस्वीरें ऑलरेडी हमने देखी हैं, चाहे गाड़ियाँ हों उनकी भी चेकिंग हो रही है, जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है, आईडीज चेक हो रहे हैं। ओवरऑल क्या कुछ सिचुएशन है अभी दिल्ली की, क्या कुछ तैयारियाँ प्रशासनिक तौर पर? साल की सुरक्षा के मद्देनजर कड़ी व्यवस्था की गई है। इस बार दिल्ली पुलिस की तरफ से कड़ी व्यवस्था इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से लाल किले पर बड़ी घटना हुई थी उसके बाद से एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई हैं। कई पॉइंट्स रेडी किए गए हैं। साथ ही जो दिल्ली के 600 जो पब, बार और रेस्टोरेंट हैं उनकी सूची बनाई गई है और लिस्ट बनाने के आधार पर उनको ये चेक किया जाएगा कि कहीं वो 25 साल आयु से कम के लोगों को शराब तो नहीं परोस रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि 25 साल से कम जो आयु के युवक होंगे उनको शराब नहीं दी जाएगी। साथ ही 31 अगस्त की रात से लेकर और सुबह 8 बजे तक, यानी 1 जनवरी सुबह 8 बजे तक कनॉट प्लेस एरिया को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोड होता है नए साल पर वो कनॉट प्लेस का जो सर्किल है वहां पर सबसे ज्यादा हमें जो रश है वो देखने के लिए मिलता है। खास तौर से इंडिया गेट के आसपास का जो इलाका होगा उस पूरे सर्कल पर भी खास निगाहें रहेंगी। उसके अलावा जो बहुत वीआईपी भी कहा जा सकता है, भाड़ वाले हैं, जहां पर बहुत ज्यादा पब, रेस्टोरेंट है, जहां पर न्यू ईयर पार्टी मनाई जाती है, वहां पर भी अभी से ही नए साल शुरू होने से 4 दिन पहले से ही अर्धसैनिक बल तैनात कर दिए गए हैं और उन इलाकों में गश्त बढ़ा दिया गया है। साथ ही दिल्ली पुलिस की जो पिकेटिंग है वो बढ़ा दी गई है, यानी मेरे पीछे जो आप पिकेट देख रहे हैं इस तरह के जो पिकेट्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर किसी तरह की कोई गतिविधि ना हो उसके लिए कई पॉइंट्स तैयार किए गए हैं, जिसमें दक्षिणी दिल्ली और दक्षिणी पूर्वी जिले में 1700 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है, जिसमें लगभग 4000 लोगों को अब तक हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा रश रहता है। ऐसे में इन इलाकों पर पुलिस की खास और पैनी नजर होगी। दिल्ली के अंदर कैमरे एक्टिव किए गए हैं, तमाम जो कैमरे हैं अलग अलग तरह पर, अलग अलग रूट पर कैमरे लगाए गए हैं। खास तौर पर बॉर्डर एरिया जो होंगे, जो यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये जो बॉर्डर कनेक्ट करता है उन पर खास निगाहें दिल्ली पुलिस की और एजेंसियों की रहेंगी। खास तौर पर सुरक्षा, चूंकि नए साल पर इस बार खास इंतजाम इसलिए भी किया है, हाल ही के अंदर जो दिल्ली के अंदर घटना हुई है उस घटना का कोई प्रभाव दिल्ली में ना रहे, इसलिए उस घटना को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और एजेंसियां कड़ी जो है सुरक्षा व्यवस्था कर रही हैं और खास तौर से जो प्रमुख बाजार हैं उन बाजारों पर खास निगाहें रहेंगी। दिल्ली का ग्रेटर कैलाश, दिल्ली का ग्रीन पार्क, कनॉट प्लेस, साउथ एक्स, ये जो इलाके हैं इन पर खास निगाहें रहेंगी। तो कहा जाए अभी से ही चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। सवाल और इस बीच दिल्ली की अगर खास तौर पर बात की जाए, जिस तरीके से पब्स और क्लब्स की आपने बात की, वहां पर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है या जो उन पब्स और क्लब्स के मालिक है उनको लेकर कोई दिशा निर्देश दिया गया है? क्योंकि बड़ी बात यह है कि भीड़ भाड़ हो और अधिक भीड़ हो वो भी एक परेशानी बनती हुई नजर आती है। दूसरी बात ये कि इस मौके पर यह चीज ज्यादा देखने को मिलती है कि शराब की बिक्री होती है या छोटे आयु वर्ग के लोग जो है वो शराब का सेवन करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऑर्डर या एडवाइजरी?
देखिए, पहली बार ये देखने के लिए मिला है कि जो 25 वर्ष से कम आयु है या जो इवेंट्स मैनेजमेंट कंपनी है जो इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगी नए साल का, उन पर दिल्ली पुलिस की खास निगाहें रहेंगी। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खास तौर से दिल्ली का जो आबकारी विभाग है, वो लगातार इस चीज को मॉनिटर करेगा। इसीलिए ये सब तैयारियां की गई हैं। वजह यह है कि दिल्ली में जिस तरह से पिछले साल हमने देखा था कि कई लोग शराब पी करके एक्सीडेंट हुआ, जी। सड़कों पर हंगामा करते हुए नजर आए, तो वो तस्वीर इस बार ना बने, वो तस्वीर ना दिखाई दे। इसलिए खास तौर से जितने भी रेस्टोरेंट, पब, बार होंगे, उन पर दिल्ली पुलिस और आबकारी विभाग की पूरी निगाहें रहेंगी। साथ ही दिल्ली के अंदर जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो नए साल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगी, ऐसी तमाम कंपनियों पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जो है निगाहें रहेंगी। उनको खास ऑर्डर दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। जितनी संख्या बताई जाए उतनी ही संख्या के लोग वहां पहुंचे। ठीक है। संख्या बतानी होगी, किस तरह का इवेंट है, कौन सी कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, इस सब की परमिशन लेनी होगी। यानी बिना परमिशन के दिल्ली में इस बार आप नए साल का कोई भी कार्यक्रम नहीं मना सकते हैं। दिल्ली पुलिस और एजेंसियां चप्पे चप्पे पर रहेंगी। अगर किसी तरह की कोई कोताही करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है। शिपमन। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी देने के लिए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन तमाम एडवाइजरीज और दिशा निर्देशों के बीच में किस तरीके से इनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। फिलहाल अभी हम मौसम को लेकर बात करेंगे, जहां पर प्लेन्स हो या फिर जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर लगातार मौसम जो है वो घना कोहरा और बर्फबारी देखने को मिल रही है। मैदानी इलाकों में हल्की बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। अगर हम ओवरऑल नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ठंड इन इलाकों में देखने को मिलती है और नए साल से पहले मौसम खराब हो सकता है। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं और 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में मौसम में एक भारी करवट देखने को मिलेगी। इसी बीच में एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नॉर्थ इंडिया को हिट करेगी, जिसके चलते कि हिमाचल और उत्तराखंड और कश्मीर घाटी के अंदर पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी देखने को मिलेगी और इसका सीधा असर प्लेन्स पर देखने को मिलेगा। जो मैदानी इलाके हैं वहां पर घना कोहरा और बारिश भी हो सकती है। चलिए, फिलहाल आपको मौसम के हवाले से अगर जानकारी देते हैं तो फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। नए साल से पहले मौसम का मिजाज बदल सकता है। पहाड़ों पर और बारिश और बर्फबारी के आसार मैदानी इलाकों में भी जताए गए हैं, क्योंकि आज सुबह सवेरे यानी 29 दिसंबर की ही बात करें तो काफी घना कोहरा जो है तमाम कई इलाकों में छाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद विजिबिलिटी जो है वो शून्य के पास पहुंच चुकी है, या कई राज्यों की अगर बात करें तो 10 मीटर के पास पहुंच चुकी है। इस बीच 30 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच स्नोफॉल एज वेल एज रेनफॉल दोनों की जो एडवाइजरी है वो दी गई है और वेदर फोरकास्ट की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि लोगों से ट्रैफिक प्लान देखें उसके बाद ही ट्रैवल करें, अदरवाइज आप ट्रैवलिंग अवॉइड करें, क्योंकि अभी अगर बात करें एयरपोर्ट्स की तो काफी सारी फ्लाइट्स जो है वो डिले हो चुकी है। खास तौर पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अगर बात करें, देखिए ये वो सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जब कई सारी स्पाइस जेट इंडिगो की फ्लाइट्स जो है वो रद्द कर दी गई है, चाहे वो फिर कोलकाता जाने वाली फ्लाइट्स हो, मुंबई जाने वाली फ्लाइट्स हो, गोवा जाने वाली फ्लाइट्स हो, इन तमाम फ्लाइट्स को जो है वो फिलहाल के लिए डिले कर दिया गया है, क्योंकि कोहरा इतना है, विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो चुकी है, उसके चलते ये पॉसिबल नहीं है। इस बीच दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग जगहों से, चाहे वो आनंद विहार हो, अक्षरधाम हो या फिर धौला कुआं हो या फिर नोएडा हो, स्मॉग प्लस फॉग काफी ज्यादा कहर डाल रहा है और लोगों को परेशानी दिन और सुबह सवेरे के वक्त और रात के वक्त भी देखने को मिल रही है। खास तौर पर सुबह सवेरे के 10 बजे तक और रात के 8 बजे के बाद ये कहा गया है कि ट्रैवलिंग अवॉइड करें, बाहर ना निकले, क्योंकि हाल ही में अगर बात की जाए मौसम के हवाले से हमने लगातार ये देखा कि मौसम के चलते जो एक्सीडेंट्स पेश आए हैं उसमें कई लोगों की जान गई, भारी जानमाल का नुकसान हुआ और उसी के चलते नववर्ष धूमधाम से मनाया जाए और लोगों को परेशानी ना हो और मौसम का आनंद ले बल्कि परेशानी ना बने, इन तमाम चीजों को लेकर वेदर फोरकास्ट, वेदर डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हो या फिर एविएशन कंपनी की बात की जाए, तमाम अपनी फ्लाइट्स को लेकर बात की जाए या ट्रैफिक एडवाइजरी की बात की जाए, ये ओवरऑल एक प्लान जो है वो तैयार कर दिया गया है जिस पर काम जो है वो किया जाएगा। ये तस्वीर
आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और आप देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अगर तस्वीरों में विजिबिलिटी इतनी कम है तो सामने क्या कुछ हाल होगा, जहां पर इंडिकेटर लगाकर सुबह और रात के वक्त गाड़ियां चलानी पड़ रही है ताकि कोई हादसा पेश ना आए। फिलहाल 1 जनवरी के बीच तक मौसम जो है वो बदलेगा, यानी कि आने वाले 3 दिन काफी ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। मौसम के हवाले से अलर्ट और वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई है। कश्मीर हो, कन्याकुमारी हो, तमाम देश भर के राज्य कोहरे का येलो अलर्ट, कोल्ड वेव का अलर्ट और साथ ही साथ प्रदूषण को लेकर भी अगर बात की जाए तमाम एडवाइजरीज जारी कर दी गई। आपको बता दें कि ये तस्वीरें आपको अलग-अलग जगहों से दिखाई, जहाँ पर मुंबई है, राजकोट, हीरासार है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, अमृतसर, मुंबई, हैदराबाद, ये तमाम वो एरियाज है जहाँ की अभी फिलहाल फ्लाइट्स को या तो कैंसिल किया गया है। कुछ ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि मौसम ठीक होने तक एक बार फिर से उड़ान भरेंगी, यानी कि ये फ्लाइट्स जो है वो डिलेड रहेंगी। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार इसी को लेकर अपडेट आपको देंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं, जरा आपको अलग अलग जगहों की अपडेट देना चाहेंगे। धनराज गर्ग हमारे साथ उत्तराखंड से हैं और साथ ही साथ गुलमर्ग से हमारे साथ इशफाक है। सबसे पहले कश्मीर वैली को लेकर हालात जानना चाहेंगे। इशफाक, आप बताइएगा वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब स्नोफॉल हुई थी आपने पर्यटकों से भी बात की, वहां की तस्वीरें भी दिखाई, बहुत ज्यादा सुंदर नजारा, लेकिन अभी फिलहाल क्या कुछ मौसम बना है? बिल्कुल, बल्कि अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर के पर्यटक स्थल गुलमर्ग की, तो यहाँ पर जब बर्फबारी हुई है उसके बर्फबारी के बेस में यहाँ पर पर्यटकों का काफी जमावड़ा जो है वो नजर आ रहा है। अगर आज सुबह की बात करेंगे, अभी जो पर्यटक स्थल के विभाग है उनकी तरफ से जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, 8,500 के करीब पर्यटक जो है सुबह सुबह गुलमर्ग में एंट्री कर चुके हैं। यानी कि ये समझा जाए कि अब आहिस्ता आहिस्ता हालात भी अब सामान्य हो रहे हैं। जो पहलगाम की घटना घटी है उसके बाद में अब आहिस्ता आहिस्ता पर्यटक आना शुरू हो गए और नए साल की तैयारियां जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है। इस वक्त गुलमर्ग में पर्यटन विभाग की तरफ से एक बड़ा जश्न जो है वो कल को देखने को मिलेगा। वही मौसम की बात करेंगे तो मौसम विभाग ने भी कहा कि कल से यानी कल 12 बजे के नदी वादी के ऊपरी इलाकों में मौसम बदल सकता है और पहाड़ी इलाकों में इस वक्त क्या हम गुलमर्ग की अप्रोच की बात करेंगे या सनसेट पीक की बात करेंगे, वहां पर पूरी तरह से जो है ठंड की लहर चल रही है और तेज हवाएं भी है। उस वजह से वहां पर जो है माना ये भी जाता है कि हल्की बर्फबारी होना मुतवक्का है। वही अगर हम यहाँ पर इंतजाम की बात करेंगे, मकामी लोगों के लिए काफी जो है सुविधाएं जो रखी गई है। जो बाहर से यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं उनकी तरफ से के लिए हीटिंग अरेंजमेंट्स रखे गए हैं और जो गाड़ियों में चेन वगैरह लगानी होती है उसके हवाले से भी इकदाम उठाए गए हैं। उम्मीद है आप सिर्फ इस बात की है कि नया साल जो है वो यहाँ पर मनाने के लिए पर्यटक पहुंचे इस पर्यटक स्थल पे। और वही ये भी कहा गया कि यहाँ की प्रशासन की तरफ से इस बार पहलगाम और सोनमर्ग के साथ साथ गुलमर्ग में भी एक बड़ा जो है यहाँ पर जश्न मनाया जाएगा। ठीक है इशफाक, हमारे साथ धनराज भी बने हुए हैं। धनराज, उत्तराखंड की बात करें, इस वक्त टूरिज्म अपनी पीक पर है और साथ ही साथ नैनीताल हो गया, मसूरी हो गया, देहरादून, इन जगहों पर लोग घूमने आ रहे हैं। नववर्ष के चलते मौसम का क्या कुछ सूरत हाल है और उसके चलते क्या कुछ इवेंट्स की प्लानिंग की गई? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तराखंड एक पर्यटक स्थल है और आप देखिएगा कि पर्यटक नगरी होने के कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक हैं वो दूर दूर से उत्तराखंड घूमने के लिए आते हैं। चाहे मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें या अन्य ऐसे जो पर्यटक स्थल है वहाँ की बात करें, तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं नए साल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो उनका जमावड़ा देखने को मिलता है। और आप देखिएगा कि मौसम की यदि यहाँ पर बात की जाए, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो मौसम है वो बदल सकता है। यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है और मैदानी क्षेत्रों में बारिश देखने को मिल सकती है। और आप देखिएगा कि जब भी पर्यटक उत्तराखंड का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं वो यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं और यदि उनको बर्फबारी मिलती है तो लाजमी है कि वो यहाँ से खुश होकर जाते हैं। और आप देखिएगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 1 जनवरी से पहले यानी कि नया साल शुरू होने से पहले कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है और उसका लुत्फ उठाने के लिए कहीं ना कहीं पर्यटक अधिक रुक भी कर रहे हैं। लेकिन वही मौसम विभाग की तरफ से और सरकार की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जब भी उत्तराखंड का रुख करे तो वो पहले मौसम का पूर्वानुमान जान ले, क्योंकि इस समय देखा जाए तो कोहरे की जो चपेट है वो लगातार देखने को मिल रही है जिसके कारण कई बड़े हादसे भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है
कि वो ट्रेवल कर रहे हैं तो थोड़ा संभल कर ट्रेवल करें, क्योंकि सुबह 10 बजे से पहले कहीं ना कहीं धुंध देखने को मिलती है और रात को 8 बजे के बाद भी धुंध शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को एक सावधान करने की बात जरूर की गई है। लेकिन जिस तरीके से नया साल आ रहा है तो लाजमी है कि पर्यटक उत्तराखंड का रुख करेंगे जी और पर्यटक कहीं ना कहीं यहाँ पर बर्फबारी का लुत्फ उठा सकते हैं। बिल्कुल इशफाक, आपसे जानना चाहूँगी, जहाँ पर ऑलरेडी फुटफॉल टूरिस्ट का देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो लोकल्स रहते हैं उनके लिए उनकी मुश्किलें भी जो है वो बढ़ती नज़र आएंगी, जैसे जैसे स्नोफॉल होगा या फिर जैसे पर्यटन वहाँ पर बढ़ेगा, जहाँ पर एक तरफ पर्यटन के वहाँ पर पहुँचने से ज़रूर एक कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिलती है। पिछले कई महीनों से हम देख रहे थे गुलमर्ग में या फिर ओवरऑल पूरे कश्मीर में टूरिस्ट बहुत कम पहुंच रहे थे, लेकिन अब क्या कुछ सुरक्षा के हवाले से भी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि उनका वहां पर पहुंचना और उनका सुरक्षित रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस हवाले से क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सुरक्षा की बात करेंगे, जो आपको मालूम होगा कि वादी भर में सिक्योरिटी के वो हाईलाइट पे रखा गया है। चंद दिन पहले ही आपने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सिटीज में एक सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ड्रिल की गई है, और ये ड्रिल इस वजह से किया गया है कि ताकि जो चाहे मकामी लोग हो, चाहे पर्यटक हो, उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। और किस तरह से उनको यकीनी बनाया जाए, जब सिक्योरिटी के हवाले से हम बात करेंगे तो आप जिस पर्यटक स्थल पे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर भी 2 दिन पहले ही एक रिव्यू मीटिंग ली गई है और सिक्योरिटी को मजीद जो है अलर्ट किया गया और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि नया साल है और इसमें काफी आपको चुनौतियां भी रहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से या बाकी मामला को लेकर के जो चैलेंज रहते हैं उस हवाले से यहाँ की प्रशासन ने एक एग्जाम उठाया, सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया। और अभी जो हमारे पास अभी खबर आई है लाइव वेबकास्ट के दौरान की जो बारामूला की पुलिस है, उन्होंने जो ट्रैकर्स है जो फॉरेस्ट की और इन दिनों ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं, व्हाइट स्नो पे जाना पसंद करते हैं, उनके लिए एडवाइजरी कर दी गई। उन ट्रैकर्स को फिलहाल बैन कर दिया गया है, यानी कि ये कहें कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोकल ट्रैकर जाना चाहते हैं, बर्फ पर ट्रैकिंग करते हैं, उनको लिए फिलहाल जो है उन्हें अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें यह कहा कि फिलहाल अब ट्रैकिंग के लिए नहीं जा सकते। वही इस नए साल पर जो है यहाँ की सुरक्षा की बात करेंगे, सीमा पर तैनात भारतीय सेना की बात करेंगे, या यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे, तमाम तरह सिक्योरिटी जो एजेंसीज है वो अलर्ट है और तमाम तरह सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए वो नए साल पर तैयार है। ठीक है इशफाक धनराज, रैन बसेरों को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, और अलाव के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है वहां पर जो लोग हैं? जी बिल्कुल, देखिए यदि राजधानी देहरादून की बात करूं तो जो रेन बसेरे हैं उनको दुरुस्त कर दिया गया है, यानी कि पूरी राजधानी देहरादून के अंदर 19 रेन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें लोगों को रुकाया जा सकता है, यानी कि सर्दी से किसी को कोई तरह की दिक्कत ना हो उसको लेकर शासन प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर आ रहा है। क्योंकि अलाव की यदि यहाँ पर बात की जाए तो तमाम जो ऐसे चौराहे हैं, चाहे आईएसबीटी की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें या हवाई अड्डों की बात करें, तमाम जो भीड़ भाड़ वाले चौराहे हैं वहां पर कहीं ना कहीं अलाव जलाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से दिए गए हैं। और लगातार देखा भी जा रहा है कि रात को 8 बजे के बाद कहीं ना कहीं सभी चौराहों पर अलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि नगर निगम के द्वारा पूरा प्रबंध किया गया है और नगर निगम के द्वारा ही कहीं ना कहीं रेन बसेरों का और जो अलाव का प्रबंध है वो लकड़ी का या फिर अन्य जिस तरीके से भी अलाव जलाई जा सकती हो उसका प्रबंध करना कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है और बेखूबी नगर निगम उस जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर भी आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ध्येय है कि सर्दी से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि उत्तराखंड एक पर्यटक नगरी कहा जाता है और उत्तराखंड के अंदर जो पर्यटक आते हैं उनको भी सर्दी से किसी को दिक्कत ना हो उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम कहीं ना कहीं यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है धनराज, बहुत शुक्रिया। इशफाक, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और 2 अलग अलग तस्वीरें, एक गुलमर्ग से और दूसरी उत्तराखंड से, और पूरी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल अब मौसम की बात की जा रही है तो प्रदूषण के हवाले से भी बात करेंगे, जहां पर दिल्ली एनसीआर की खासतौर पर बात की जाए तो कोहरे के साथ साथ प्रदूषण का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। कई इलाकों में बेहद खतरनाक AQI पहुंच चुका है और ज्यादातर इलाकों में 400 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है और इसी के साथ साथ अभी अगर बात की जाए तो जहरीली आबो हवा हो चुकी है, जिसके कारण काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को आ रही है। फिलहाल स्मॉग ने जनजीवन को पूरे तरीके से प्रभावित कर दिया है और इस बीच आपको बता दें कि विजिबिलिटी भी काफी कम हो चुकी है और लोग परेशान हैं। इस बीच कोई फैसला और साथ ही साथ स्वास्थ्य को लेकर भी अलर्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के साथ साथ बात करें हम लोग उत्तराखंड की या फिर बाकी राज्यों की, तो काफी बुरा हाल हो चुका है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। और इस बीच स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां लोगों को आ रही है उसमें यही कहा गया है
कि जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर्स को ज़रूर अपना चेकअप करवाएं। और इस वक्त जब तक बारिश नहीं होती, आराम कोहरे से नहीं मिलेगा, तो इस एयर प्योरीफायर की भी अगर बात की जाए, दिल्ली में जितने भी घरों में लगा है, आप देखिए मोटी मोटी परत जो है इस पर जमती हुई नजर आ रही है। और ये परत साफ तौर पर बताती है कि स्मॉग और फॉग कितनी ज़्यादा गंभीर बीमारियां लेकर लोगों के पास आ रहा है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे थे, जहां पर अभी भी फिलहाल प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ लोगों को विजिबिलिटी में दिक्कत हो रहे हैं, वहीं पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गरिमा त्रिपाठी हमारे साथ दिल्ली से ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे कि अभी फिलहाल दिल्ली और जितने भी एडजॉइनिंग एरियाज है वहाँ का क्या कुछ हाल है। गरिमा, आपसे जानना चाहूँगी अभी फिलहाल क्या कुछ AQI डिफरेंट एरियाज का देखने को मिल रहा है और हाईएस्ट कहाँ पर है? जी शिपुन, जैसा कि आज दिल्ली की AQI की बात करें तो लगभग 400 तक पहुंच गया। और सबसे खराब AQI जो दर्ज किया गया है शादीपुर का किया गया है, जो 419 तक पहुंच गया है। आनंद विहार, ITO जैसे जो पब्लिक वाले एरिया है, जहाँ सबसे ज्यादा ट्रैफिक एरिया है, वो सब जहाँ पे AQI लगातार बिगड़ता जा रहा है। और दिल्ली की जो हवा है अभी पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, जिसे लेके केंद्रीय प्रदूषण जांच बोर्ड ने भी कहा है कि दिल्ली अभी एक पूरी तरह से गैस का चैम्बर बना हुआ है। इसलिए जो लोग दिल्ली में है वो अपना खास तौर से ध्यान रखें, और जो दिल्ली से आने वाले हैं वो अपने प्रिकॉशन साथ लेके चले, क्योंकि दिल्ली की जो स्थिति है वो बदतर होती जा रही है। क्योंकि जिस तरह से टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हवा की रफ्तार धीमी हो रही है, लगातार ये पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में को लेकर डॉक्टर्स भी लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। डॉक्टर जब से पोल्यूशन बढ़ना शुरू हुआ था, तब से डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि आप घर में रहिए, और खास करके वो लोग जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं, जिनके लंग ट्रांसप्लांट है, जो अस्थमा के पेशेंट्स हैं, वो घर में रहे। क्योंकि अभी हाल ही में एम्स ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया कि अस्थमा के पेशेंट्स की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है और उसके दवाइयों की डिमांड अभी सबसे ज्यादा दिल्ली में बढ़ गई है। और साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि दिल्ली में जो PM 2.5 और 10 के माइक्रोन से इतने छोटे होते हैं कि वो इजिली सांस के साथ अंदर बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग का भी हार्ट अटैक की भी समस्या बढ़ने लगी है दिल्ली में पोल्यूशन की वजह से सिर्फ। और लगातार इसको लेकर हमने देखा था कि दिल्ली के लिए अगर हम बात करें, जिस तरीके से स्मॉग और फॉग ने अपना असर दिखाया है, यहाँ पर कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो ऑलरेडी उठाए गए, चाहे वो कृत्रिम वर्षा हो या फिर ग्रैप 3 लागू करना हो, ग्रैप 4 के कुछ नियम लागू करना हो। खुद पर्यावरण मंत्री भी ये कह रहे हैं कि अब गाइडलाइंस जो है वो और सख्त करनी पड़ेंगी। और हम बीते 3 महीने से देख रहे हैं कि लगातार गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं, पर असर कुछ नहीं है, उल्टा ये AQI बढ़ा है। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से नियम फॉलो होने चाहिए थे, लागू होने चाहिए थे, उनका पालन होना चाहिए था, उस लेवल पे हुए हैं दिल्ली में? जी रूपाली, ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से सरकार लगातार पोल्यूशन को लेकर जिस तरह से काम कर रही है, जब से वो खासकर दिल्ली में जब से BJP की सरकार बनी है, वो लगातार पोल्यूशन को लेकर काम कर रही है। चाहे यमुना सफाई हो, चाहे जो वो कृत्रिम झीलें हो उनकी सफाई हो, उनका पुनर्जीवित करना हो कि पोल्यूशन कंट्रोल किया जाए, वाटर स्प्रिंकलिंग हो, जगह जगह मिस्ट स्प्रे लगाना हो, और पब्लिक से कहना कि आप अलाव जलाना बंद करिए और खुले में कचरा फेंकना बंद करिए। लेकिन सरकार अपने तरह से लगातार कोशिश कर रही है, अधिकारियों को भी आदेश दे रहे हैं कि आप इस पे लगातार निगरानी रखें, और जो डाटा है वो भी पब्लिक करें, क्योंकि लोग उससे अवेयर हो सके। और अगर कोई आपको जो गाइडलाइन है वो फॉलो करते नहीं नजर आ रहा है, तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी करिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है पब्लिक इससे लेके कितना अवेयर रह रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। क्योंकि सरकार और जो अधिकारी है वो गाइडलाइंस लाते हैं, वो लेकिन फॉलो करना पब्लिक की जिम्मेदारी होती है। अब देखना ये होगा कि तमाम गाइडलाइंस के बावजूद और ये जो स्टेप्स उठाए गए हैं उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर होगा और कितना असर इसका पर्यावरण पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच जरा रुख उत्तर प्रदेश का करेंगे, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में एक अलग अंदाज देखने को मिला है। और ये पहली बार नहीं है, अक्सर गोरखपुर में जब वो पहुंचते हैं, उनका क्षेत्र भी है, जब वो यहाँ पर पहुंचते हैं तो छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करते नजर आते हैं, जहाँ पर एक तरफ वो तमाम लोगों से बात करते हैं, उनकी जो यहाँ पर दिक्कतें हैं उनको सुना जाता है, उनका निस्तारण तुरंत प्रभाव से किया जाता है, और कुछ जो ऐसी परेशानियां हैं
जिनको लेकर के अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन उन्होंने इस बार पार्क में वो पहुंचे और छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की और सीएम योगी आदित्यनाथ का एक बार फिर से एक अलग सा अंदाज देखने को मिला। छोटे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट्स वितरित किए और उनके चेहरे पर जिस तरीके से खुशी देखने को मिली और सीएम योगी आदित्यनाथ को इन छोटे बच्चों ने थैंक यू भी कहा। कुछ ही देर में आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे जो वहां से सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ पर बेहद ज़्यादा एक लोकप्रिय नेता है और ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर वो एक पार्क में पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने एक तरफ छोटे बच्चों से मुलाकात की और बच्चों के चेहरे पर जो खुशी थी, जो एक उत्साह था, क्योंकि सीएम होने के नाते वो जहाँ पर बड़े लोगों से मुलाकात करते हैं, बड़े बड़े फैसले लेते नजर आते हैं, चाहे क्राइम के हवाले से हो या फिर बाकी चीज़ों के हवाले से हो, लेकिन उसके साथ साथ छोटे बच्चों का दिल खुश करना, उनके चेहरे पर एक खुशी लाना, वो भी दायित्व निभाते नजर आते हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और बच्चों से जहां पर हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और नव वर्ष के इस मौके पर उन्हें चॉकलेट्स भी वितरित किए, चॉकलेट्स बांटी गई, जिसके वजह से सीधे तौर पर बच्चे बेहद ज्यादा खुश नजर आए। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको बता दें कि बच्चों ने थैंक यू भी किया है सीएम योगी आदित्यनाथ का और साथ ही और अपनेपन से सीएम योगी बच्चों का दिल जीतते हुए नजर आए, जहां पर योगी आदित्यनाथ का अलग और ये स्नेह भरा अंदाज देखने को मिला है। दौरे के दौरान सीएम योगी एक पार्क में पहुंचे जहां उन्होंने खेल रहे बच्चों से मुलाकात की है और बच्चों ने उनसे बातचीत की और बच्चों को चॉकलेट दी। अब बात करेंगे अरावली की, यानी अरावली हिल्स की, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और लगातार ये बड़ा मुद्दा बनते हुए नजर आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि अरावली को लेकर एक अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है और साथ ही साथ पर्यावरण को लेकर एक अहम सुनवाई आज होने वाली है अरावली हिल्स की, जहां पर खनन और पर्यावरण संरक्षण पर सुनवाई होगी। इस बीच अवैध गतिविधियां, जो कि इलीगल माइनिंग वहां पर हो रही थी, इलीगल तरीके से खनन, अवैध खनन वहां पर हो रहा था, उस पर भी रोक लगेगी। अब पर्यावरण संतुलन के लिए ये निर्णायक दिन है और अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है, जहां पर सीजीआई के साथ 3 और जजों की बेंच जो है वो भी मौजूद रहेगी और इस पर सुनवाई करेगी। 100 मीटर ऊंचाई का फैसला विवादित है और लगातार अगर बात की जाए अरावली गुजरात तक कवर करती है और इस बीच अरावली हिल्स की खास तौर पर बात की जाए तो एनवायरनमेंट के अगर हवाले से बात की जाए एक मेजर रोल अरावली हिल्स प्ले करता है और इस बीच जब इसे काटने की बात सामने आई तो लगातार लोगों की तरफ से भी विरोध किया गया और अब सुप्रीम कोर्ट खुद संज्ञान इसमें लेगी, जहां पर माना जाए इस फैसले को लेकर आज जो विरोध हो रहा है उस पर सुनवाई में कोई फैसला जो है वो भी संभव है। तो बिल्कुल ये जंग जो है वो 90 के दशक से जारी है और पहाड़ बचाने की जंग लगातार देखने को मिल रही है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है और आज इसको लेकर सुनवाई भी होगी। अरावली के अंदर खनन माफिया लगातार सक्रिय है और इस खनन के विवाद की शुरुआत 1996 यानी कि 1996 में हुई थी और अवैध खनन के खिलाफ याचिका दायर हुई। 2002 है, 2004 है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि में खनन पर रोक भी लगाई, लेकिन स्पष्ट परिभाषा ना होने की वजह से ये गैप जो है वो बढ़ते रहे। तो चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है और इस पिटीशन के फाइल होने के बाद पीड़िता पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। तो ये गंभीर अपराध में राहत पर कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। तो ये उन्नाव का पूरा मामला है जहां पर कि एक रेप जो है वो यहाँ पर हुआ, जिसके खिलाफ की याचिकाएं भी दायर की गई, लेकिन अब सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है जहां पर कुलदीप सेंगर जो कि आरोपी इसमें बताया गया है उसकी याचिका जो है वो यहाँ पर दायर की गई थी, लेकिन इसको गंभीर अपराध में राहत पर कई बड़े सवाल उठते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट यानी कि पूर्व भारतीय जनता पार्टी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी जो है दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहे हैं और इस वक्त फिलहाल पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हो गई है और पुलिस ने उन्हें जीप में बिठाकर जो है वो ले जाया गया है थाने में। महिला कार्यकर्ता
की तरफ से ये कहा गया है कि आज न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर समझेगी कि क्या कुछ पूरा वाकया हुआ था। और 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस केस में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया था और आज सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई करने वाला है। साल 2017 में ये जो रेप केस है वो निकलकर सामने आया, इस घटना को अंजाम दिया गया और 2017 से ये चर्चित उन्नाव रेप केस में एक बड़ा मोड़ अब सामने आया है। इस मामले में पीड़िता ने सीबीआई से निवर्तमान जांच अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की थी और पीड़िता का आरोप है कि जांच अधिकारी ने इस मामले में दोषी ठहराए गए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ मिली भगत के साथ जो है उनसे बातचीत की है। उमेश मिश्रा हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। उमेश, ये पूरा क्या कुछ मामला है और इसमें क्या कुछ अपडेट है? 2017 से ये मामला चर्चाओं में है। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के उन्नाव का ये माफी कांड का जो आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, कहीं न कहीं इसके पूरे मामले को लेकर जिस तरह से सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट उन्नाव दुष्कर्म मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार यानी आज सुनवाई करेगा कोर्ट। और कहीं न कहीं सीबीआई के अलावा अधिवक्ता जो अंजलि पटेल है और पूजा सिरकार की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। और दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में सेंगर की उम्र कैद की सजा 23 दिसंबर को निलंबित कर दी थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से लगातार कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर जिस तरह से कोर्ट का जो रुख है, उसके बाद जिस तरह से पीड़ित लगातार इस बात को लेकर आरोप लगा रही है कि कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर रहने से कहीं न कहीं उन जो पीड़ित परिवार है उनको खतरा जरूर हो सकता है। और शायद यही वजह है कि लगातार कहीं न कहीं आज आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर। क्या कुछ कोर्ट का रुख होगा ये समझने वाली बात होगी। हालांकि अभी कुछ बता पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार कहीं न कहीं जो पीड़ित परिवार है कुलदीप सेंगर को लेकर लगातार कहीं न कहीं पीड़ित परिवार ये आरोप लगाते रहते हैं और उनका ये कहना भी रहता है पीड़ित परिवार का कि कुलदीप सिंह सेंगर के बाहर रहने से उन परिवारों को जान का खतरा है। उमेश, आज जो सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ लगता है, अब कितनी मुश्किलें जो है कुलदीप सेंगर की बढ़ती हुई नजर आएंगी? क्योंकि हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई करनी है और जाहिर सी बात है सख्ती तो होगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से लगातार कहीं न कहीं कुलदीप सेंगर की मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो ये रूप को लेकर कहीं न कहीं पीड़ित परिवार भी लगातार अपनी याचिका को अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में रख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं कोर्ट भी पूरे मामले को लेकर संजीदा है और शायद यही वजह है कि तमाम फाउंडेशन और तमाम नियम को देखते हुए जो फैसले हैं वो आज कहीं कहीं सुनवाई में हो सकते हैं, उनको राहत भी मिल सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन अब आज जिस तरह से लगातार कोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो उस फैसले का इंतजार होगा कि क्या कुछ कोर्ट का फैसला आएगा। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उमेश मिश्रा यहाँ पर अपडेट करे थे। 2017 से ये मामला चर्चाओं में है और इसी बीच में अब उन्नाव रेप केस में विरोध प्रदर्शन अब और तेज हो गए हैं, जहाँ पर विरोध प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई देखने को मिलेगी, क्या कुछ फैसला निकल कर आएगा वो भी आप तक जरूर साझा करेंगे। फिलहाल उन्नाव रेप केस को लेकर जहाँ पर पहले हाई कोर्ट में ये पूरा मामला था, अब पीड़िता ने आरोप लगाए हैं कि उनके साथ जस्टिस नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद कि उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब से कुछ ही देर के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की जाएगी और सीजेआई की बेंच ये पूरी की पूरी सुनवाई करेगी। यानी कि उन्नाव रेप केस अब एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन चुका है, जहां पर 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है और इस नेता की, इस विधायक की मुश्किलें जो हैं वो अब सीधे तौर पर बढ़ती नजर आ सकती हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हैं, जिनके साथ की मिलीभगत के आरोप लगाए गए हैं और ये मुख्य आरोपी भी बताए जा रहे हैं। पीड़िता ने अपनी शिकायतों में दावा किया कि जांच अधिकारी ने जानबूझकर और गलत इरादे से जांच की है और इस तरह की जांच की गई जिससे
कि कुलदीप सिंह सेंगर और दूसरे आरोपियों को फायदा मिल सके। उसने आरोप लगाया कि जांच में जानबूझकर चूक की गई और जो तथ्य थे उनमें हेरफेर किया गया और ऐसा इसलिए किया गया ताकि आरोपियों को बेहतर कानूनी स्थिति मिल सके और ये आरोप लगाए गए। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे शिफन शर्मा को दीजिए इजाजत और साथ ही साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा को भी दीजिए इजाजत।